आज हम ये थोड़ा बहुत रिविजन करेंगे। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेल्स is already discussed about सेल क्या है, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी टिश्यूज का या ऑर्गन्स का। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट टिश्यू का होता है। जब टिश्यू बन जाते हैं तो देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। फिर नॉर्मल सेल्स हैव अ फेयरली नॉर्मल रेंज ऑफ फंक्शन और स्टडी स्टेट ऑफ हेमोस्टेसिस। नॉर्मल सेल्स के लिए हेमोस्टेसिस का होना लाजिम है। फिर हमने कल डिटेल से पढ़ा था कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गन ऑफ द सेल्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। दीज आर द सच टाइप ऑफ ऑर्गेनल विच हैव सच टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, जो हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। दीज आर द दीज आर द ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में हमारे पास जैसे सेल मेम्ब्रेन है, प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। ये एक स्पेसिफिक शेप देता है किसी भी सेल्स को। और इसके अलावा जो इनर ऑर्गेनल्स है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेलेक्टिव परमेबिलिटी दे देती है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी मैंने कल भी बताया था कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब यही है कि जिस चीज को अंदर आना है अकॉर्डिंग टू द नीड, इसको अंदर आने देते हैं। जैसे सोडियम पोटाशियम पंप होता है, सोडियम को अंदर आना होता है और पोटाशियम को बाहर जाना पड़ता है। सही है। तो दिस इज नोन एज सेलेक्टिव परमेबिलिटी। ऐसा नहीं कि हर जो चीज आए और बस उसको आने दे देते हैं। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, तो वो क्या चीज है। सही है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन फिर इसको सेलेक्टिव परमिबिलिटी करते हैं कि आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते, आपको बाहर जाना है, आपको अंदर आना है। तो दिस इज नोन एज सेलेक्टिव परमिबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये क्या करता है, ये एज अ वर्क लाइक ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब इट्स वर्क लाइक अ डाइजेशन के तौर पे काम करता है साइटोप्लाज्म। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम नॉर्मल में शॉर्टकट में हम ई आर कहते हैं, फॉर फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्स। ये सेल्स के बुनिया वो एक स्केलेटल ढांचा बना फ्रेमवर्क देता है। इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कोई भी मोज़िर अज़ा हो इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और इसके अलावा लिपिड एंड प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी इसका अहम किरदार होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि आपका सेलुलर लेवल जो है खुद ब खुद खुददार होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन में भी और लिपिड प्रोडक्शन में। हम तो कुछ यानी हम बाहर से ग़िज़ाइयत के तौर पे हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे पल्सेस होते हैं, दालें होते हैं, मीट्स होते हैं। दीज आर वर्ड दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सच टाइप ऑफ फूड हम ये लेते हैं। इसी तरह सेलुलर लेवल, हमारा सेलुलर लेवल पे प्रोडक्शन हमारा जिसम भी बना सकती है लिपिड्स और प्रोटीन को भी। तो ये वो ऑर्गेनल्स का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What's the function of Golgi apparatus? Golgi apparatus is another organelles of the cell. It is mainly involved in secretions and intracellular transport. ये इन्वॉल्व होता है सिक्रीशंस में भी और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी। इट्स वल्ला का ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं एक चीज को दूसरी जगह ले जाने के लिए। गोल्जी अपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द मेन साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेलुलर रिस्पायरेशन में अहम किरदार होता है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सही है। एंड आल्सो इन्वॉल्व्स इन स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है, ये एनर्जी स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो किस फॉर्म में, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, और व्हेन देयर इज नीड तो फिर ये यूटिलाइज हो जाता है। फिर हमारे पास इसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। ये सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा सेल डिवीजन में भी अहम किरदार होता है। आपके जो करेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का बनना, और इसकी सिमिलरिटी जो है वो किसकी वजह से, किसकी बदौलत ये मुमकिन है, ये न्यूक्लियस की बदौलत है। इसके अलावा राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सही। सेल इंजरी क्या है, जब भी ये तो नॉर्मल हमने पढ़ा कि ऑर्गेनल्स अगर नॉर्मलाइज तौर पे नॉर्मली काम करते हैं तो
ये एक्टिविटीज जो है वो मुमकिन है। लेकिन जब कभी किसी भी ऑर्गेनल में खराबी आ जाए आइदर इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कॉज करता है, इसको हम कहते हैं सेल इंजरी, इन अल्टरेशन इन द सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सम स्ट्रेस। वो किसी भी, वो मेंटल स्ट्रेस नहीं है, किसी भी खराबी की वजह से, इधर बैक्टीरिया हो या कोई ट्रॉमा हो, किसी भी खराबी की वजह से हो, रुकावट आ जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी अल्ट्रेशन आ जाती है, खराबी आ जाती है आपके स्ट्रक्चर में, सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में। इसको हम सेल इंजरी कहते हैं। सही है। ये क्या है, डेथ एक्सीड द सेल कंपनसेट थ्रू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडाप्टिव मैकेनिज्म। जब फिजियोलॉजिकल और एडाप्टिव मैकेनिज्म जो है वो क्या हो, वो फेल हो जाए। सही है। वो फेल हो जाए तो इस कंडीशन को हम सेल इंजरी कहते हैं। एब्स्ट्रेस सेल कैन नॉट एडिक्यूटली अडॉप्ट, अगर स्ट्रेसेस जो है आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा या बैक्टीरिया जो भी हो, अगर इसको अडॉप्ट ना किया जाए, अगर इसको बर्दाश्त ना किया जाए, तो इसकी वजह से क्रिटिकल सेल फंक्शन जो है वो खराब आ सकती है, मे बी एम्पेयर, खराबी आ सकती है। देन द सेल इज सेड टू बी इंजर, इसको हम इंजर कहते हैं। फिर हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कंसेप्ट पढ़ा था कि नॉर्मल सेल, जब भी नॉर्मल सेल आ जाता है तो नॉर्मल सेल को अगर स्ट्रेस आ जाए आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हो, आइदर इन ट्रॉमा हो, तो इसमें एडाप्टेशन आ जाती है। अगर ये एडाप्टेशन कंपनसेट कर लेते तो सही है आपका, यानी इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है उसको एडाप्ट कर ले, इस पे कंट्रोल करें तो कोई खराबी नहीं आती है, और आपको कोई चीज़ महसूस भी नहीं होता है कि आपको कोई कुछ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, आपका जो सेल बॉडी मैकेनिज्म वो नाकाम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनएबिलिटी टू एडाप्ट, और इसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है। इस सेल इंजरी की फिर हमारे पास अ, अगर ये माइल्ड टाइप हो, अगर हम बड़े वक्त इसका इलाज करें, या फॉर एग्जांपल आपके सेल इंजरी, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हो, अल्ट्रेशन हो जाए, आपके रग में कोई कार्डिक की तरफ जो रग जो है ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी फॉर एग्जांपल, इसमें स्टेनोसिस आ जाए, अगर टाइमली आपने इसको ओपन कर दिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंजियोग्राफी, आपने एंजियोग्राफी कर दिया, या एंजियोग्राफी के अलावा दूसरा तरीका क्या है, एंजियोग्राफी किया, या आपने कोई ऐसी मेडिकेशन यूज की, इस मेडिकेशन की वजह से, इस मेडिकेशन की वजह से आपने जो मेडिकेशन यूज की उसको वेजो डायलेशन हुई और ब्लड सप्लाई बरकरार रही, ब्लड सप्लाई जो अल्ट्रेशन आ गई थी वो बरकरार रही, तो ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स माइकार्डियल सेल सही हुई, तो आपका सेल इंजरी हो गई थी फॉर द शॉर्ट टाइम, वो रिवर्सिबल इंजरी हो गई। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम आपने, आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लॉकेज हो गई और आपने 1 घंटा हो गया आपने कुछ नहीं किया, तो दिस कंडीशन में लीड टू व्हाट, इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। लेकिन ये है कुछ, लेकिन इसका कुछ पार्ट अगर माइकार्डियल इंफेक्शन हो जाए, कुछ पार्ट, लेकिन वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं होते, नेक्रोसिस हो जाते हैं जब कभी। सही है। लेकिन अगर आपने टाइमली इसके मैनेजमेंट कर दिया आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट विच इज द एंजियोप्लास्टी और द स्केबेज, आपने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर दी टाइमली, तो आप इसको इरिवर्सिबल, आप जो माइकार्डियल सेल की जो इंजरी है इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल करा दिया, सॉरी। लेकिन आपने सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट आपने टाइमली नहीं किया तो इरिवर्सिबल की तरफ आ सकती है। फिर हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी की दो टाइप्स होते हैं, अगर सीवियर इंजरी की तरफ चला जाए, एक होता है नेक्रोसिस, दूसरा एपोप्टोसिस। कल हमने पढ़ा था कि नेक्रोसिस द एबनॉर्मल टाइप है, जब कभी ब्लड सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, इन द फॉर्म ऑफ वायरस है, अगर इसको आपने टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया, मेडिकल मैनेजमेंट हो या सर्जिकल मैनेजमेंट हो, आपने इसको टाइमली इसका इलाज नहीं किया, तो नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है, वो इरिवर्सिबल कहलाते हैं। कभी भी नेक्रोसिस जो है इरिवर्स और रिवर्सिबल स्टेज पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन नेक्रोसिस से पहले आपने अगर टाइमली मैनेजमेंट किया आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट, वो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन नेक्रोसिस के बाद आप रिवर्सिबल की तरफ नहीं जा सकते हो। फिर हमने पढ़ा था कि एपोप्टोसिस इज द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल यानी प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब है प्री प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं, कि इसमें सेल कोडिंग होती है कि आपको कितना बढ़ना है कितना नहीं, जैसे आपकी ईयर, ईयर ग्रोथ जो है कितना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर इस तरह अगर ये ग्रोथ होता रहता तो आप कितना बड़े होते हैं आपके कान। इस तरह आईज की साइज देख लो, इसी तरह फिंगर के साइज देख लो, तो वो क्या है, दीज आर द एपोप्टोसिस, इसको कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है विद एजिंग के साथ, और जैसे जैसे होता है आपको कितना बढ़ना है इतना होते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल
इरिवर्सिबल इंजरी में हम उसको कहते हैं जो नॉर्मल होता है एपोप्टोसिस। सही। फिर हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल इंजरी, वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से आपको सेल इंजरी हो सकती है। एक होता है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? हाइपोक्सिया इज द फर्स्ट फॉर्म। हाइपोक्सिया इज आप लोग चैट में लिख सकते हैं। हाइपोक्सिया, जब ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स टू द सेल्स और द टिश्यू कम हो जाए, इसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और इस्कीमिया, हाइपोक्सिया फर्दर फॉर्म, हाइपोक्सिया के बाद इस्कीमिया हो जाता है। सही है। फिर हमारे पास दीज आर द फैक्टर्स। हाइपोक्सिया की वजह से भी क्या हो सकते, सेल इंजरी हो सकती है। अगर हाइपोक्सिया प्रोलॉन्ग हो जाए, दिस विल लीड टू इस्कीमिया। सही है। दूसरा इन्फेक्शन एजेंट्स में, जिसमें इन्फेक्शन एजेंट्स में हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया है और प्रोटोजल भी है। इसके अलावा फंगल भी है। दीज आर द इन्फेक्शन एजेंट, इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। जैसे थर्ड वन, नेक्स्ट वन हमारे पास फिजिकल एजेंट्स है। फिजिकल एजेंट्स में कौन कौन से आ सकते हैं? फिजिकल एजेंट्स में फॉर एग्जांपल आपको कोई थप्पड़ लगाए, कोई मशीनरी आपको स्टक कर ले, या कोई गाड़ी जो है आपको टक्कर लगाए, दीज आर द फिजिकल एजेंट्स। सही है। फिजिकल एजेंट्स की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। आपको फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से फिजिकल एजेंट्स हो गए, आपको बाय रोड या कोई कार टू कार आपका हो जाए, दीज आर द फिजिकल एजेंट, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। जैसे ब्रेन डेथ हो जाते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, आपको फीमर फ्रैक्चर होता है, दीज आर द फिजिकल एजेंट विच लीड टू द सेल इंजरी। केमिकल एजेंट्स में हमारे पास कौन से हैं? जैसे केमिकल एजेंट्स में फॉर एग्जांपल तेजाब आप पे गिर गया हो, सही है, कोई तेजाबी चीज हो, दीज आर द केमिकल्स। और इस केमिकल एजेंट्स की वजह से आपका क्या हो जाए, हाथ जल जाए, आंख जल जाए, या इंटरनली तौर पे आप लोग क्या करते हो, कोई टाइफून वगैरह पी लेते हो किसी के खातिर, तो दीज आर द केमिकल एजेंट्स। तो ये भी क्या करते हैं, सेल इंजरी कराते हैं। सेल इंजरी की वजह से डेथ वाक़ हो सकती है। तो दीज आर द केमिकल एजेंट विच लीड टू द सेल इंजरी। न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस में ये है, फॉर एग्जांपल आपको वोमिटिंग हो जाए, आपको किसी को भी डायरिया हो जाए, तो इस दीज न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस कैन लीड टू द सेल इंजरी। और इस सेल इंजरी की वजह से आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट्स को, और दिस डिहाइड्रेशन लीड टू द सेल, किसी भी बंदे या किसी भी पर्सन को डेथ करा सकती है। न्यूट्रिशनल एम्बेलेंस। सही है। न्यूट्रिशनल एम्बेलेंस में हमारे पास सोडियम भी आ सकते हैं। अगर किसी भी फर्द, किसी भी पेशेंट, किसी भी क्लाइंट को अगर हम न्यूट्रिशनल एम्बेलेंस में अगर सोडियम नहीं देते हैं, तो सोडियम ना देने की वजह से फिर क्या हो जाता है, हाइपोन्यूट्रीमिया हो जाता है। इन दिस हाइपोन्यूट्रीमिया, हाइपोन्यूट्रीमिया क्या कराता है, हमारे पास हाइपोन्यूट्रीमिया जो है कैन लीड टू आपका जो जीसीएस लेवल है उसको भी खराब करा सकते हैं। तो दीज आर द सम न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, दीज आर द सम फैक्टर्स व्हिच आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सेल इंजरी, यानी जो करा सकते हैं आपको सेल इंजरी। तो आपको ये फैक्टर्स पता होना आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन लीड टू द सेल इंजरी। हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन डिप्रिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सेल इंजरी। ये बोले कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या कराते हैं, सेल इंजरी करा सकते हैं और डेथ भी करा सकते हैं। जैसे हमने आप लोगों को जैसे कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस बताया, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज का बताया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अगर ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स टू द माइकार्डियल सेल्स कौन कराता है, ब्लड सप्लाई कौन कराता है, कोरोनरी आर्टरी कराते हैं। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको किसी भी पेशेंट को क्या करता है, इस्कीमिया हो सकता है। दिस इस्कीमिया कैन लीड टू नेक्रोसिस करा सकते हैं और सेल डेथ करा सकते हैं। सही है। हाइपोक्सिया में बी कॉज बाय, किसकी वजह से इस्कीमिया है, insufficient blood supply, reduce reduce the oxygen carrying to the tissue, as well as compromising the availability of metabolic substrates glucose। ये बोले कि insufficient blood supply जब हो जाती है, इसके वजह से ऑक्सीजन जो है सेल को या टिश्यू को नहीं मिलती है, और इसके अलावा कंप्रोमाइज हो सकती है आपकी मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट जिसको ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी नहीं मिल सकती है। एक तरफ से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है towards to the these type of tissues or the cells when there is blockage in any arteries or vessels, किसी भी arteries या vessel में कोई खराबी आ जाए, एक तरफ से ऑक्सीजन की कमी आई, ये बोल, लेकिन इसके अलावा कंप्रोमाइज हो सकता है, इसके अलावा आपका ग्लूकोज भी कंप्रोमाइज हो सकता है। ग्लूकोज भी क्या है, आपकी सेल की जिंदगी के लिए अहम कंपोनेंट्स है, कौन, ग्लूकोज है, तो ये भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ इन्फेक्शन एजेंट में दीज
these range from tiny viruses to large और higher form of parasites आ जाते हैं, जैसे tapeworm है। ये भी इन्फेक्शन एजेंट्स हैं जो आपके एब्डोमिन में होते हैं ज्यादातर। इन्फेक्शन एजेंट able to replicate and can continue to produce an injurious effect। ये बोल रहे हैं कि जब इन्फेक्शन एजेंट्स जो होते हैं इसकी एबिलिटी होती है वो रिप्लिकेट करते हैं, यानी रेप्लिकेशन का मतलब अपनी जात पात को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा इंजीरियस इफेक्ट्स का मतलब और भी खराबी ला सकते हैं। दे इंड्यूस सेल्यूलर इंजरी, ये इसके वजह से सेल्यूलर इंजरी हो सकती है थ्रू थ्रू द डाइवर्स में, कि इसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं। जैसे वायरसेस एंटर द सेल, वायरसेस जो है सेल में एंटर हो सकते हैं और इनकॉर्पोरेट इनटू इट्स डीएनए, और इसके डीएनए के साथ मिल देते हैं और इसकी सिंथेसिस मशीनरी को क्या करते हैं, खराबी ला सकती है। सही है। और इसकी जब ये खराबी आएगी तो इसकी वजह से कौन सी प्रोटीन बनेंगी, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेंगी। एक होते हैं एडवांटेजेस यानी फायदामंद प्रोटीन, ये डिफेक्टेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो आपके लिए नुकसानदा होती है। सर्टियन बैक्टीरिया एलाबोरेट एक्सोटॉक्सिन, ये बोले कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक्सोटॉक्सिन अंदरूनी तौर पे भी बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, मुदाखलत करते हैं आपकी सेलुलर प्रोडक्शन में। सेलुलर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन में दखल अंदाजी कर देती है। दखल अंदाजी का मतलब इसकी जो नॉर्मल फंक्शन इसमें खराबी ला देती है। और इंक्रीज सिल्वर परमेबिलिटी, जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है वो इसकी जो प्रॉपर्टी है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, उसको क्या करते हैं, डिफेक्ट करा के इसकी सिल्वर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। जिस चीज को नहीं आना होता है उसको भी आने दे देते हैं। जैसे कभी किसी भी दावत में जब कभी रश होते हैं तो फिर क्या करते हैं, जब अनएबल टू कंट्रोल होते हैं तो फिर हम हर किसी को करते हैं, शोर मच जाता है। तो ये क्या है, दिस कैन लीड टू सच टाइप ऑफ खराबी ला सकती है। तो इसी तरह सेल में भी अगर इंट्रासेलुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो इस इंटरफेरेंस की वजह से आपका एडेनोट्राइफॉस्फेट की जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो नहीं होती है और इसके वजह से सिल्वर इंजरी हो जाती है। सही है। फिर हमारे पास फिजिकल एजेंट में हमारे पास फिर मैकेनिकल ट्रॉमा है। दिस टाइप ऑफ इंजरी स्प्लिट्स एंड टियर्स टिश्यू, इसके वजह से आपके टिश्यू जो है टियर हो सकते हैं, कट सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर, ब्लड वेजल में इंजरी आ सकती है और ब्लड वेजल डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर है एक तरफ से हमारे पास। एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, जब भी हमें क्या हाई टेम्परेचर को एक्सपोज हो, पार्शल थिकनेस बर्न्स एंड सीवियर हीट स्ट्रोक, जैसे आप लोग गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक होता है तो हीट स्ट्रोक इज द फॉर्म ऑफ व्हाट मैकेनिकल स्ट्रॉम है। एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से भी आपको क्या हो सकता है, सेल इंजरी हो सकती है। कॉजिंग सेल इंजरी बाय इंड्यूसिंग वेस्कुलर इंजरी हो सकती है। इनएक्टिवेटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव मैकेनिज्म आपका इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सही है। और डिस डिस्ट्रप्शन इन सेल मेम्ब्रेन, आपकी सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर, देखो दोनों टेम्परेचर जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, आइदर कोल्ड टेम्परेचर आइदर हाई टेम्परेचर। तो एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर इंक्रीज ब्लड वेस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं और इंड्यूस वेजो कंस्ट्रक्शन करा दे। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर क्या होगा, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स टू द सेल्स, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स टू द टिश्यू जो है वो क्या हो सकती है, अल्टर हो सकती है। जब इसके अल्ट्रेशन हो जाए, इससे समझो कि स्टेनोसिस करा देते हैं। आपने देखे होंगे हार्ट अटैक के चांसेस जो है ज्यादातर गर्मी में नहीं होते, सर्दी में होते, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स टू द माइकार्डियल सेल अल्टर हो जाए, इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द समर सीजन। सही है। जो विंटर सीजन है, सर्दी के मौसम में ज्यादा चांसेस की रीजन ही यही है कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोक्सिया होता है, लीड टू इस्कीमिया एंड दिस इस्कीमिया लीड टू नेक्रोसिस, माइकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। एक इलेक्ट्रिकल इंजरी, आपने देखा हो कभी आपको करंट लगते हैं तो आप क्या करते हो, इसकी वजह से भी होता है करंट फ्लो थ्रू द ब्रेन में इंटरप्ट इम्पल्सिस, आपकी जो इम्पल्सिस है उसको क्या करते हैं, इसमें खराबी ला देती हैं फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर्स। आपकी जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स के जो इम्पल्सिस आती हैं रहती हैं, इसमें इंटरप्शन लाती हैं, खराबी लेके आती हैं इन द ब्रेन स्टेम्स। एंड करंट फ्लो थ्रू द चेस्ट में cause fatal cardiac arrhythmias। और इस इलेक्ट्रिकल इंजरी से या इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से
आपको कार्डिक एरिथमियाज हो सकते हैं। एबनॉर्मल यानी रेगुलर रिदम नहीं, आपकी रिदम जो है इरेगुलर हो जाती है। टिश्यू डैमेज बाय इलेक्ट्रिकल इंजरी, आपकी जो टिश्यू डैमेज है जो इलेक्ट्रिकल इंजरीज की वजह से हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉज बाय हीट प्रोडक्शन इन द टिश्यू, आपकी टिश्यू में हीट प्रोडक्शन हो जाती है और इसकी वजह से मोर सीवियर इंजरी हो जाती है ऑन द साइड ऑफ स्किन वेयर करंट एंटर द बॉडी। जहां से आपको करंट लगती है वहां पर ये बोल रहे हैं कि सीवियर इंजरी हो सकती है, यानी स्किन कट डाउन हो सकती है, वहां पर बर्न हो सकती है। देख लो, दीज आर द इलेक्ट्रिकल इंजरी हैं, इसकी वजह से सच टाइप ऑफ सरकमस्टेंसेस हो सकती है। दीज आर द पिक्चर। और फिर हमारे पास केमिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स में ड्रग्स भी आ सकते हैं। सम केमिकल्स, सिंपल केमिकल्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं जिसमें सोडियम लेवल ज्यादा हो, यानी 3% हो। ट्रेस अमाउंट्स ऑफ पॉइजन, जैसे साइनाइड्स हैं। अल्कोहल्स, नरकोटिक ड्रग्स में जैसे मॉर्फिन वगैरह है। दीज आर द केमिकल एजेंट्स है। साइड इफेक्ट्स ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स, किसी भी थेरापेटिक ड्रग के साइड इफेक्ट है खराबी, यानी हमारे पास ड्रग्स भी केमिकल एजेंट्स में आ जाते हैं, जो दवाइयाँ हैं। अगर इसको हम ज्यादा खा लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी और टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। आइदर एंटीबायोटिक्स हो, आइदर पेन किलर हो। अगर हम पेनाडोल ये दो लेते हैं एक साथ, अगर 4 लोगे तो फिर क्या होगा, तो दिस कैन लीड टू द टॉक्सिसिटी। तो दीज आर द केमिकल एजेंट्स है। तो दिस केमिकल एजेंट्स कैन लीड टू द सेल इंजरी। जैसे अगर ओवर प्रोडक्शन, ओवर टॉक्सिसिटी ऑफ पेरास्टामोल हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, आपका लीवर जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर देते हैं। लो लेवल इफेक्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मकोड़ों वाली दवाइयों की वजह से भी क्या है, दीज आर द केमिकल एजेंट्स। इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, यानी आपको जैसे आप जब आप स्प्रे करते हो या खटमल वार दवाइयाँ आप लोग करते हो तो आपको क्या हो सकते हैं, आपको सिल्वर इंजरी हो सकती है, आपको बेहोशी तारी हो सकती है। केमिकल एजेंट्स कैन इंजर द सेल मेम्ब्रेन, केमिकल एजेंट्स जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन को भी इंजर कर सकते हैं। सही है। इन अदर सेल स्ट्रक्चर्स ब्लॉक इंजाइमेटिक एक्टिविटी, और इसके अलावा इंजाइमेटिक एक्टिविटी को, जो नॉर्मल इंजाइमेटिक एक्टिविटी इंजाइम की जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें भी खराबी ला सकती है। सही है। केमिकल एजेंट्स की वजह से एंड ड्रग की वजह से ये खराबी ला सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आप लोग एज क्लीनिंग के लिए यूज करते हो, पायोडीन वगैरह है, दीज आर द केमिकल एजेंट। तो कुछ सरकमस्टेंसेज में वो बेनिफिशियल की वजह बजाय वो क्या हो सकती है, वो खराबी ला सकती है। जैसे ओपन वोन में हम पायोडीन यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, सेल को डेथ करा देते हैं। इन द एडवांस, पुराने जमाने में तो पायोडीन ही सफाई के लिए यूज करते थे ओपन वोन के लिए, लेकिन आजकल नहीं यूज करते क्योंकि दीज आर द केमिकल एजेंट। न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस में क्या है, डिफिशियंसी जैसे स्टारवेशन है, प्रोलॉन्ग टाइम आप खाना नहीं खाते हो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, इसकी वजह से भी क्या होता है आपको आप में न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया करा सकते हैं और दिस कैन लीड टू सेल इंजरी करा सकती है। न्यूट्रिशनल इसलिए हमें टाइम टू टाइम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़ते हैं। कभी कभी हमें आयरन सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है पेशेंट्स को व्हेन द पेशेंट इज हैविंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैन लीड टू सेल इंजरी करा सकती है। क्योंकि आयरन आयरन या एच क्या करते हैं, कैरियर फॉर द ऑक्सीजन है। जब एच कम होगी तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टूवर्ड्स टू द टिश्यूज और सेल कम हो जाएगी तो देयर इज हायर चांसेस फॉर सेल इंजरी। तो इसलिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सेल इंजरी वी हैव टू ट्रांसफ्यूज, वी हैव टू गिव द आयरन सप्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ्यूजन हमें देने पड़ते हैं व्हेन देयर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल एक्सीड, कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा हो जाए, हाई डाइट एंड लिपिड, जब हम ज़्यादा चर्बी वगैरह खाते हैं इसकी वजह से क्या होते हैं, इंसैचुरेटेड फैट कॉजिंग आथरोस्क्लेरोसिस। अगर हम ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाइयत खाते हैं, कुछ लोग आपने देखे होंगे ज़्यादा फैटी होते हैं, अगर इन लोगों को लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो इसका एचडीएल एलडीएल लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस होते हैं और इस आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स टू द सेल्स और टिश्यू अल्टर हो जाता है और दिस विल लीड टू सेल इंजरी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल एक्सीड को हम फिर कम करते हैं, एक्सरसाइज पैटर्न और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें हाई कैलोरिक डाइट को लेना कम कर देते हैं।
फिर हमारे पास कॉमन थीम्स एंड सेल इंजरी एंड सेल डेथ, वो कौन से कॉमन थीम्स है इन सेल इंजरी और सेल डेथ में है? इंपॉर्टेंस बायोकेमिकल थीम्स दैट मेडिएट सेल इंजरी, वो कौन से बायोकेमिकल्स हैं जो सेल इंजरी में आसानी ला देती है, सेल इंजरी को फैसिलिटेट कर देती है? वो कौन है? एटीपी डिप्लेशन है, एटीपी का कम हो, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की जब जिस्म में कमी आ जाती है इसकी वजह से हो सकती है, हाइपोक्सिक सेल इंजरी की वजह से हो सकती है, और आप लोग को ये जबानी याद करना पड़ेगा, दीज आर द स्लाइड्स। लूज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम हेमोस्टेसिस, जब आपके इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कैल्शियम हेमोस्टेसिस इम्बैलेंस आ जाए, कैल्शियम की कमी आ जाए, इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। डिफेक्ट्स एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन डैमेज, कोई भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इसमें खराबी आए या मेम्ब्रेन क्या हो जाए, खराब हो जाए, इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है आपकी जो वैलेंस शेल है, इसमें अगर पेयरिंग पेयरिंग ना हो, जैसे आप लोगों ने बायो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इसकी वजह से सच टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स भी क्या करा सकते हैं, आपको सेल इंजरी करा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि सेल इंजरी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल इंजरी है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इंजरी किसे कहते हैं? आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बताया कि रिवर्सिबल इंजरी आर सच टाइप ऑफ इंजरी, एक्यूट टाइप ऑफ इंजरी होती है, सही है, अगर इसको टाइमली मैनेज किया गया इन द फॉर्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, इन द फॉर्म ऑफ सर्जिकल थेरेपी और अदर थेरेपी, जिस थेरेपी से भी हो, अगर आपने इसके टाइमली मैनेजमेंट किया तो वो रिवर्स, वो इंजरी जो है वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ इंजरी ऐसी होती है, अगर इसने आपने टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया, सही है, कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो क्या है, अगर इसने आपने टाइमली मैनेज नहीं किया, अगर टाइमली मैनेज नहीं किया तो इसकी वजह से फिर क्या हो सकती है, टाइमली मैनेज नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज को हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से नहीं करते हैं, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। या दूसरा दूसरा तरीका हमारे पास एंजियोप्लास्टी के अलावा हमारे पास दूसरा दूसरा कौन सा तरीका है? केबेज है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, अगर आपने कर दिया तो फिर क्या हो सकता है, वो इंजरी रिवर्सिबल इंजरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने नहीं किया टाइमली तो इरिवर्सिबल इंजरी हो सकती है, इसमें हमने बात की। फिर देख लो, ये हमारे पास ये तो एचबी का वो बता दिए हैं कि ये हम नेक्स्ट में कभी डिटेल से पढ़ेंगे, इसने ऐसे स्लाइड दिए हैं। इरिवर्सिबल इंजरी, न्यूक्लियर इंजरी, जिसमें क्या है, अ, हमारे पास पेकोनोसिस है, दूसरा है करियोरेसिस है, और है करियोलाइसिस है। देख लेते हैं, अगर इसने नहीं दिए हैं, इसमें इसने डिटेल्स नहीं दिए हैं, तो हम मैं इसमें नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि व्हाट आर दीज, मे बी इसने इसने एमसीक्यूज बनाए होंगे। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी कैसे होती है? सबसे पहले एटीपी ये एपीटी नहीं, एटीपी है, एडिनोट्राइफॉस्फेट डिप्लेशन होती है, और इस एटीपी डिप्लेशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल जो आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी डैमेज हो सकती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज के बाद फिर क्या होता है, लूज ऑफ कैल्शियम हेमोस्टेसिस हो जाती है, और इस लूज ऑफ कैल्शियम हेमोस्टेसिस के बाद फिर क्या होता है, डिफेक्ट्स एंड सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और क्या होता है, डिफेक्ट्स एंड सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में खराबी आ सकती है, यानी सेलेक्टिव परमेबिलिटी से वो डिफेक्ट हो सकती है, और फ्री रेडिकल्स इंजरी यानी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है। हमने फिर नेक्स्ट स्लाइड इसने दे दिए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या है, इसने इस्कीमिया बताया, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब इसकी कमी आ जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई टूवर्ड्स द टिश्यू और सेल की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कम आ जाए, तो इसकी वजह से डिक्रीज इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो जाती है, और इसकी वजह से फिर डिक्रीज इन एटीपी, आपकी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन की कमी आ जाती है। जब एडिनो ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन की कमी आ जाती है तो फर्स्ट स्लाइड में देख लो, फर्स्ट स्लाइड में वो क्या हो सकती है, डिक्रीज इन सोडियम, सोडियम पंप,
आपकी सोडियम पंप जो है वो एंटर टू द सेल, यानी सोडियम की एंट्री में कमी आ जाती है। और जब सोडियम डिक्रीज, यानी सोडियम एंट्री टूवर्ड्स टू द सेल की कमी की वजह से क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड सोडियम के इन्फ्लक्स क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से इंक्रीज हो सकते हैं। और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, और पोटाशियम के बाहर जाने का अमल जो है ज्यादा हो जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म की वजह से क्या हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग हो सकती है। आपकी ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो सकती है, और सिलुलर स्वेलिंग हो सकती है, और माइक्रो वैली जो है ब्लब्स बन जाते हैं। माइक्रो वैली जो छोटे छोटे जो पाउच हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जब डिक्रीज इन एटीपी, अगर आपकी एंडो एडेनोट्राइफास्फेट की एंट्री जो है इसमें कमी आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। हमारे पास एक होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये है ग्लाइकोज ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, हम इस अमल को कहते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मींस विदाउट ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज होती है। जब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का अमल बढ़ जाता है, सही है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का अमल किसकी वजह से शुरू हो जाता है, ड्यू टू द डिक्रीज इन एटीपी, एडेनोट्राइफास्फेट की डिक्रीज प्रोडक्शन की वजह से हो सकती है। और इसकी वजह से ग्लाइकोजीन का प्रोडक्शन, ग्लाइकोजीन की कमी आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्लाइकोजीन कम क्या है, ग्लाइकोजीन की कमी क्यों हो सकती है, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजीन जो है वहां पर स्टार्ट हो जाती है। जब वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजीन की कमी आ सकती है। इसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ आ जाते हैं पेशेंट, और पेशेंट का जो जीसीएस लेवल है वो अल्टर हो सकता है। सही, तो लैक्टिक एसिड जो है हमारे पास एक टॉक्सिक मटेरियल है। ये लैक्टिक एसिड कब बन जाता है, जब आपका एटीपी का प्रोडक्शन जो है इसमें कमी आ जाती है। ये लैक्टिक एसिड कब कब प्रोड्यूस हो जाती है, व्हेन देयर इज अल्टरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स टू द टिश्यूज और सेल। सही है। जब लैक्टिक एसिड क्या है, एसिड है, तो एसिड में क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली पीएच कम हो जाते हैं ना, 3 से कम होना पीएच। पीएच जब कम होगा तो इसका मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है। और इसके अलावा क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो क्लम हो सकती है, और ये भी डिफेक्ट करा सकते हैं। तीसरा, जब एटीपी का प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है, तो यहाँ पर राइबोसोम जो है वो डिटेच हो जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम जो है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जब ये डिटेच हो जाती है तो ऑटोमेटिकली तौर पे सेल इज अनएबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। सही है। तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स एनफ।